सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और मेरे हृदयगत भावनाओं से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी तैयारी करने वाले विद्वान साथियों। हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था वो 1857 की क्रांति का अंतिम चरण था। अंतिम चरण में हमने आपको बातें बताई। फिर एक बिंदु आता है कई बार कंपटीशन में, जैसे विजय सिंह जी पति के बारे में पूछ लें, अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में पूछते हैं, दामोदर दास जी राठी के बारे में पूछते हैं, हीरालाल जी लाहिड़ी के बारे में पूछते हैं, रामकरण जी के बारे में पूछते हैं, मोतीचंद जी के बारे में पूछते हैं, माणकचंद जी के बारे में पूछते हैं, विष्णु जी के बारे में पूछते हैं। कई ऐसे श्रेष्ठ क्रांतिकारी हैं राजस्थान के इतिहास में जिनके बारे में हमें काफ़ी समय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था और वो बताया था विजय सिंह जी पथिक। एक बार उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आपके साथ जुड़कर और उसको आपको बता दूं कि ये चीज़ यूँ बताई थी। विजय सिंह जी पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में गुड़ावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। विजय सिंह जी पथिक थे वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। रास बिहारी बोस जो सचिंद्र सन्याल जो थे उनके ये सेवक थे या उनकी विचारधारा से परिपूर्ण थे। इनके राजनीतिक गुरु माणिक्यलाल वर्मा थे। ये जब वीर भारत माता संगठन जो गोपाल दास खैरवा और एक वीर भारत सभा जिसका गठन जो किया था वो वीर भारत सभा का गठन केसरी सिंह जी बारिठ जो हैं उनके सहयोग से इन्होंने इनका गठन किया था। एक विद्या प्रचारिणी नामक संस्था बनाई थी हरि भाई किंकर ने, उनमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। साधु सीताराम दास जी के कहने पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और वेरी साल गांव में 1917 में हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को उपप्रमाण पंच बोर्ड का गठन किया। फिर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली, नवीन राजस्थान नाम की पत्रिका निकाली, तरुण राजस्थान नाम की पत्रिका निकाली। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके अलावा भी जो विजय सिंह जी पथिक जो है वो एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी मंच पर भी प्रमुख रूप से कार्यरत रहे। इनकी शादी जब ये 48 साल की उम्र में थे तो श्रीमती जानकी देवी के साथ हुई। वो भी एक अध्यापिका का काम करती थी, लेकिन वैवाहिक जीवन वो नहीं बिता पाए, ज़्यादा सुखमय जीवन उनका नहीं रहा। अब विजय सिंह जी पथिक का लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ था, उसकी पुस्तकों के बारे में मैं बता दूं। यानी विजय सिंह जी पथिक ने अजमेरू नामक उपन्यास लिखा, पथिक प्रमोद नामक पुस्तक लिखी, नव संदेश नामक पुस्तक लिखी, राजस्थान संदेश, नव संदेश और राजस्थान संदेश 2 पत्रिका है। और दूसरी बात इसके ऊपर क्या आती है तो विजय सिंह जी पथिक कल वाले शब्द में इसका पथिक जो यानी कि संदेश पुस्तक है, पत्रिका है, राजस्थान संदेश नामक जो इसकी है वो पत्रिका के रूप में है, नव संदेश आपके नव संदेश नाम की पुस्तक आती है। ये पथिक प्रमोद संदेश भी आता है, इसके आगे प्रमोद संदेश भी लिखा हुआ होता है। पथिक प्रमोद संदेश या कहानी संग्रह है ये एक, तो ये है। और उसके अलावा अजमेरू नाम का एक उपन्यास के रूप में उन्होंने रचित किया था, तो अजमेरू उपन्यास की रचना की थी। तो विजय सिंह जी पथिक ने अजमेरू उपन्यास लिखा था। पथिक संदेश, प्रमोद संदेश ये एक कहानी संग्रह है। राजस्थान संदेश, नव संदेश नाम की 2 पत्रिकाएं हैं। ये यानी किसने निकाली? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा निकाली गई थी। विजय सिंह जी पथिक की मृत्यु जो हुई 29 मई सन 28 मई 1954 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 28 मई 1954 ईस्वी को इस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी विजय सिंह जी पथिक साहब की। लेकिन ये कहा जाता है कि 29 अप्रैल 1991 को 29 अप्रैल 1991 को यानी एक प्रमुख रूप से काम किया गया था संचार विभाग के द्वारा, और संचार विभाग के द्वारा इस पर एक डाक टिकट के रूप में जारी किया गया था। किसके द्वारा? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें विजय सिंह जी पथिक के बारे में थी। कल बाकी चीज़ें हमारी उस वीडियो में डिस्कस हो गई थी। और फिर ये 4-5 चीज़ें जो थी ये मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये हमने आपको बताई। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखना। फिर दूसरी चीज़ आपको हमें बतानी है वो अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में बतानी है। तो आप यानी आपका टॉपिक जो मुख्य होगा उस टॉपिक का नाम होगा अर्जुन लाल
सेठी। देखो अर्जुन लाल सेठी जी जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 9 दिसंबर सन 1880 को जन्म हुआ था। तो आप इसका जन्म लिखोगे 9 दिसंबर 1880 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? तो जैन परिवार में हुआ। जैन परिवार का भी कौन सा समुदाय था? दिगंबर। और दिगंबर में भी एक जाति होती है खंडेलवाल, उस दिगंबर खंडेलवाल परिवार में इसका जन्म हुआ था। किसका? जो अर्जुन लाल जी सेठी हैं। इनकी जन्म भूमि थी वो जयपुर थी, यानी इनकी जन्म भूमि है जयपुर है। इनके पिता का नाम जवाहरमल है। इनके जो पिता हैं उनका नाम जवाहरमल है, माता का नाम इंदू है। तो माता इनकी जो है वो तो इंदू है और जवाहरमल है वो इनके क्या है? पिता है। अर्जुन लाल जी सेठी जो है उनके जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो शिक्षा का क्षेत्र इनका रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो उस समय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था विश्वविद्यालय। और ऐसा भी माना गया है इसे इतिहास में, ये जैन धर्म के प्रथम स्नातक थे भाई, यानी जैन समुदाय जो है उस जैन समुदाय के प्रथम स्नातक माना गया इसको, या प्रथम स्नातक के रूप में स्वीकार किया जाता है। किसको? अर्जुन लाल जी जो सेठी हैं उन अर्जुन लाल जी सेठी को माना जाता है। 1905 में इन्होंने पहली बार स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। 1905 में इन्होंने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन। ये जो स्वदेशी आंदोलन था उस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत इनके द्वारा भाग लिया गया था। पहला राजनीतिक क्रम था जिसके द्वारा इसमें इन्होंने भाग लिया था। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है, 1905 ईस्वी में इसने जैन शिक्षा समिति का गठन किया। तो यानी 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा समिति का गठन किया था। समिति भी कह सकते हो, सोसाइटी भी कह सकते हो। ये जैन शिक्षा समिति है, ये कोई शैक्षणिक नहीं था, बल्कि यहाँ पर राजनीतिक शिक्षा दी जाती थी, बम बनाने की शिक्षा दी जाती थी। आप इसे कह सकते हो राजनीतिक शिक्षा कह सकते हो, बम बनाने की शिक्षा आप इसके लिए कह सकते हो। ये कई शब्दावलियाँ आप इसके अंतर्गत जोड़ सकते हो। इस जैन शिक्षा सोसाइटी में कई विद्यार्थियों ने अध्ययन किया था। जैसे आपके जो विद्यार्थी हैं जिसके अंतर्गत नाम आता है माणकचंद है, उसके बाद में दूसरे विद्यार्थी हैं जिसका नाम है मोतीचंद है, तीसरे विद्यार्थी हैं जिसका नाम विष्णुगुप्त है, चौथे नंबर पर जो विद्यार्थी है उसका नाम है जोरावर सिंह बारेठ जो है, उसके बाद में यानी प्रताप सिंह बारेठ है। ये सारे जो हैं ये इसी के विद्यार्थी रहे या इसी में पढ़े हैं, यहाँ पर इन्होंने अध्ययन जो है वो प्राप्त किया है। दूसरी बात ये है कि ये जो अर्जुन लाल जी सेठी जो है, ये अर्जुन लाल जी सेठी एक बार माधो सिंह सेकंड इस समय राजा थे, यानी जयपुर के राजा अगर आपको पूछता है तो जयपुर के राजा इस समय कौन थे जब अर्जुन लाल जी सेठी थे? तो जयपुर के राजा थे माधो सिंह सेकंड। और माधो सिंह सेकंड जो है इसने देखो चोमू या चोमुखा ये दो शब्द है, चोमू का ही नाम चोमुखा है। तो इस माधो सिंह सेकंड ने इसकी प्रतिभा देखी एक बार, क्योंकि इनके पिता जो थे वो एक बाबू थे, जवाहरमल जी जो थे वो जयपुर के एक बाबू थे। तो इन्होंने इनकी प्रतिभा देखी तो इनको कलेक्टर का पद दिया। कलेक्टर का पद यानी कि ऑफर किया, तो इन्होंने उस कलेक्टर का पद ठुकरा दिया। नहीं, मैं राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या लूँगा, भाग लूँगा, इसलिए इन्होंने इस बात को ठुकरा दिया था। जो अर्जुन लाल जी सेठी जो है, उस अर्जुन लाल जी सेठी की एक महती भूमिका रही है कि कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियों में उसकी महती भूमिका रही। तो सबसे पहली महती भूमिका इनकी रही थी वो लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में इसकी भूमिका रही। अब ये बम कांड कब हुआ? 23 दिसंबर सन 1912 ईस्वी को रहा। इसकी कुछ चीजें मैं आपके साथ जोड़ के आपको बताऊंगा, उसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो लॉर्ड होर्डिंग जो है 23 दिसंबर 1912 को, इस समय से पहले हमारी भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। कौन सी राजधानी थी? कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चारानोक नामक व्यक्ति ने कोलकाता के वास्तुकार रहे हैं। तो 1912 में हमारी राजधानी लॉर्ड होर्डिंग ने दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। अब वो खुश थे दिल्ली स्थानांतरित करके। तो यानी कि दिल्ली का एक स्थान है चांदनी चौक, जहाँ पर औरंगजेब ने
तेग बहादुर की हत्या की थी। और सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, वही जगह थी चांदनी चौक। वहां पर हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल रहे थे, किसका? लॉर्ड होर्डिंग नामक व्यक्ति थे, उसका यानी जुलूस निकाल रहे थे। तो उस पर जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ ने उसके ऊपर बुर्का पहन के क्या फेंक दिए थे? बम फेंक दिए थे। यानी इस पर क्या फेंका? बम फेंका। बम फेंका क्या पहनकर? बुर्का पहनकर इसके ऊपर बम फेंक दिया लॉर्ड होर्डिंग पर। किसने? दो व्यक्ति इसके साथ जुड़ेंगे, जोरावर सिंह बारठ और यानी कि दूसरे व्यक्ति हैं वो प्रताप सिंह बारठ है। वैसे तो योजना तो इनकी है, लेकिन इन दोनों ने उस पर क्या फेंक दिए थे? बम फेंक दिए थे। और जब बम फेंके गए थे तो उसमें क्या हुआ कि इसका जो हाथी का महावीर था, जो यानी कि उसका महावत था, वो उसके अंतर्गत मारा गया। लॉर्ड होर्डिंग उस समय क्या हो गए थे? बाल बाल बच गए थे, इसलिए यानी इन पर मुकदमा क्या हो गया था? दर्ज हो गया था। लेकिन अर्जुनलाल जी सेठी यहाँ थोड़ा सा काम अलग तरीके से कर रहे थे, तो उनका नाम यहाँ से नहीं आया था। दूसरी घटना यानी कि थी अर्जुनलाल जी सेठी का निमेज हत्याकांड में 20 मार्च 1913 को दूसरी बार उनका नाम उछला था। तो यानी कि दूसरा हत्याकांड जो था वो था निमेज हत्याकांड। 20 मार्च 1913 ईस्वी को ये दूसरा हुआ। ये निमेज नामक बिहार की एक जगह आरा, बिहार की कौन सी जगह? आरा नामक जगह। तो जगह का नाम क्या? बिहार जो क्षेत्र है, और बिहार की एक जगह जिसका नाम क्या है? आरा। तो बिहार के आरा नामक स्थान पर यह हुआ। और वहां पर एक प्रसिद्ध महंत थे, यानी निमेज के क्या थे? महंत थे। और महंत का नौकर जो था, नौकर भगवंत दास था। नौकर कौन था? भगवंत दास था। ये भगवंत दास तो नौकर था, और यहाँ एक प्रसिद्ध महंत हुआ करते थे, सिद्ध पीठ थी ये, वहां पर लोगों की आस्था थी। अब इन क्रांतिकारियों का मानना था कि इस महंत के पास बहुत सारा धन है, अगर वो धन सारा हमें मिल जाए तो हम क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देंगे? संचालित कर लेंगे। तो इनमें 3 व्यक्ति तैयार किए। एक व्यक्ति तैयार किया माणकचंद, दूसरा व्यक्ति तैयार किया जिसका नाम मोतीचंद, और तीसरा व्यक्ति जो तैयार किया विष्णुगुप्त। ये तीसरा व्यक्ति था। ये तीनों को इस काम के लिए तैयार किया। इन तीनों ने क्या किया? उस महंत की हत्या कर दी, और महंत की हत्या करके उसने भगवंदास नौकर था उसकी भी हत्या कर दी। लेकिन कहा जाता है इसमें उसे कुछ नहीं मिला, एक नाममात्र किसी उनको क्या मिली थी? घड़ी मिली थी, और इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिल पाया। तो इस निमेज हत्याकांड में भी किसका नाम उछल गया था? यानी कि जो अर्जुनलाल जी सेठी जो है, उस अर्जुनलाल जी सेठी का, और लॉर्ड होर्डिंग बम कांड है उसके अंतर्गत भी इसका नाम उछल गया था। तो इन 2-3 जगह अर्जुनलाल जी सेठी जो है वो सुर्खियों में आ गए थे कि जो घटनाक्रम के अंतर्गत। लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं, अर्जुनलाल जी सेठी जो है उनको इस निमेज हत्याकांड के कारण थोड़ा शक के दायरे में ले लिया और उनको जेल में भेज दिया। लेकिन राजस्थान में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन कर दिया कि भाई अर्जुनलाल जी सेठी है वो दोषी नहीं है, तो इसलिए इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया इनको? मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको भेज दिया गया। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मद्रास जैसे उस समय 4 नगर थे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये 4 थे। तो इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भेज दिया गया, और वहाँ पर एक जेल में इसको रखा गया, वेलूर जेल के अंतर्गत रखा गया था, और वेलूर जेल में इसको बंदी बना के रखा। वेलूर जेल में इन्होंने 70 दिन का अनशन किया। 70 दिन का क्या किया था? अनशन किया था। ये प्रश्न 2nd ग्रेड में आ भी गया है कि 70 दिन का अनशन किसमें किया? वेलूर जेल है, साउथ दक्षिण क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में ये वेलूर जेल है। तो वहाँ पर इन्होंने अनशन किया। वहाँ से ये फ्री कब हुए? 1920 में इनको वहाँ से क्या कर दिया गया? रिहा। उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला, तो उनको वहाँ से फ्री कर दिया गया था। एक बात यहाँ कही जाती है कि अर्जुनलाल जी सेठी जो है, उस अर्जुनलाल जी सेठी ने हमेशा क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए इतिहास में जाने भी जाते हैं। इन्होंने कई पुस्तकें इस समय लिखी। पहली पुस्तक इसने लिखी महेंद्र कुमार, दूसरी पुस्तक इसने लिखी पार्श्व यज्ञ, उसके बाद लिखी मदन पराजय। ये कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत जो पराजय हुई थी उसका उल्लेख है, मदन पराजय। पार्श्व यज्ञ, महेंद्र कुमार, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति,
महेंद्र कुमार पार्श्व यज्ञ, मदन प्राजे, ये नाम की कई पुस्तकों का जो लेखन कार्य जो है वो उसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अर्जुन लाल जी सेठी के द्वारा किया गया था। उन्होंने उसके बाद आकर 1920 में अपना जो केंद्र बनाया वो केंद्र जयपुर के स्थान पर अजमेर को बना दिया। जयपुर के स्थान पर किसको बना दिया? अजमेर को बना दिया। इन्होंने यहाँ पर अजमेर अपना स्थान रख दिया। इसके बीच में घटना और हुई थी कि जब ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, जब इनकी क्वालिटी प्रतिभा का पता चला तो माधव सिंह ने इनको प्रधानमंत्री पद भी ऑफर किया था। फिर मिर्जा इस्माइल को बनाया था कि भैया आप प्रधानमंत्री बन जाओ। तो उसने कहा कि अगर मैं आपका प्रधानमंत्री बनता हूँ तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ऐसे शब्द कहकर माधव सिंह को सह सम्मान उसका पहले तो कलेक्टर पद लौटाया और फिर उनको प्रधानमंत्री पद भी उनका लौटा दिया गया था। लास्ट में क्या हुआ कि इनके जीवन में, जैसे सूरत अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था 1907 के अंतर्गत, जब ये रास बिहारी बोस और सन्याल चंद्र के इनके सबके नज़दीक आ गए थे, तो क्रांतिकारी गतिविधियां इनके रग रग में, या ये कह सकते हो भावनाओं में ओतप्रोत हो गई थी। अब क्या हुआ कि 1920 के बाद में कुछ तो उम्र भी हो गई और कुछ परेशानियों के दौर से भी गुजरे। तो 1920 में इन्होंने रेल से रिहा होकर हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर विशेष ध्यान दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष क्या दिया? ध्यान दिया कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता है उसको विकसित किया जा सकता है, कैसे उनको आगे जोड़ा जा सकता है। तो यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, दाढ़ी बढ़ा ली। और इसने लास्ट का जीवन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, कहाँ पर? मोइनुद्दीन जो चिश्ती है उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बच्चों को अरबी व फारसी की शिक्षा दी। अगर दो चीजें आपकी आती है, अरबी और फारसी शोध संस्थान कहाँ है? तो अविकानगर टोंक के क्षेत्र आता है जहाँ भेड़ अनुसंधान केंद्र है। अरबी फारसी शोध संस्थान तो आता है टोंक में आता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अरबी फारसी की बच्चों को शिक्षा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दी थी तो वो अर्जुन लाल जी सेठी के द्वारा दी गई थी। और अर्जुन लाल जी सेठी ने जो ये शिक्षा दी है उस शिक्षा के कारण वहाँ के लोग ये समझने लगे थे कि ये मुस्लिम है। और जब इसकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर सन 1941 को, तो मुस्लिम समझकर इनको दफना दिया गया था। तो इसकी मृत्यु हुई 23 दिसंबर 1941 को। और जब 23 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हुई तो इसे मुस्लिम समझकर इसे क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। यह आपका विजय सिंह पथी के बाद में दूसरा क्रांतिकारी पूर्ण हुआ और उस क्रांतिकारी का नाम क्या था? अर्जुन लाल जी सेठी जो है, जो इस क्रांतिकारी योगदान के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। एक विशेष परिवार का हमेशा योगदान रहा है और उस परिवार का नाम है बारठ परिवार। अगर जब भी राजस्थान की स्वतंत्रता का इतिहास लिखा जाएगा, राजस्थान की स्वतंत्रता की गौरव गाथा का बखान किया जाएगा, तो उस गौरव गाथा के बखान में बारठ परिवार का नाम बहुत सर्वश्रेष्ठ से आएगा। और इनमें प्रथम व्यक्ति है जिनका नाम इसके साथ जुड़ता है और उसका नाम है जोरावर सिंह। जो बारठ है ये जोरावर सिंह बारठ इसके साथ जुड़ते हैं। जोरावर सिंह बारठ का जन्म उदयपुर क्षेत्र में हुआ था। केसरी सिंह बारठ इसके भाई थे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो उदयपुर में हुई, आगामी जो शिक्षा वो जोधपुर में हुई। तो इसका मूल केंद्र जो जन्म स्थान था वो उदयपुर था। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा इनकी उदयपुर। शुरुआत तो शिक्षा की कहाँ हुई? शुरुआत हुई है वो तो शिक्षा की उदयपुर में हुई। पूर्ण शिक्षा इसकी या आगामी उच्चतम शिक्षा प्राप्त की वो जोधपुर क्षेत्र के अंतर्गत की गई। इनका जो विवाह हुआ वो कोटा के ठाकुर थे। कोटा के कौन थे? ठाकुर थे। और उनका नाम था तख्त सिंह। देखो तख्त सिंह दो है, एक तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत तख्त सिंह जोधपुर के राजा रहे। ये कोटा के तख्त सिंह ठाकुर थे, ठिकानेदार थे, उस समय सामंत थे। और उस तख्त सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था अनूप कंवर, उसका नाम था। उस अनूप कंवर से इसकी क्या हुई? शादी। लेकिन अनूप कंवर से शादी होने के बाद भी इसका ध्यान नहीं लगा, क्योंकि इनका ध्यान सशस्त्र क्रांति के अंतर्गत महत्वपूर्ण था। और इस जोरावर सिंह बारठ की महती भूमिका रही थी, वो तो मैं कल भी अभी आपको मैंने बताया 23 दिसंबर 1912 जो कौन सी बात में रही थी? लॉर्ड
होल्डिंग जो बम कांड था, उस बम कांड के अंतर्गत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वहाँ पर ये महत्वपूर्ण रूप से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो मैंने अभी आपको बताया, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बुर्का पहन के किया था। महावीर जो महावत थे, उनकी इसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कुरडिया एकलगढ़ नामक स्थान पर चले गए थे। अब इस मामले में जब इसका नाम उछल गया था कि भाई जोरावर सिंह बारठ है वो शामिल है, तो ये यहाँ से कहाँ चले गए थे, कुरडिया एकलगढ़, जहाँ इनका स्मारक भी है एकलगढ़, एमपी में चले गए थे। यानी कुरडिया एकलगढ़ जो है वहाँ एमपी में ये चले गए, और एमपी में यहाँ उनकी स्मारक भी बना हुआ और छतरी भी बनी हुई है। यहाँ उसकी क्या बनी हुई है, छतरी भी बनी हुई है। और आप स्मारक, ये एक ही चीज़ होती है भाई, चाहे आप इसको छतरी कह दो चाहे स्मारक कह दो, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। आप उसी को छतरी कह सकते हो, उसी को स्मारक कह सकते हो, वो भी बनी हुई है। अब इन्होंने सोचा कि जब कुरडिया एकलगढ़ थे तो इन्होंने बचने के लिए अपना नाम बदल दिया था, और अपने नाम का नाम कर दिया था अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी के रूप से इन्होंने अपना जीवन यापन किया। कुरडिया एकलगढ़ जो है उसके अंतर्गत इसका स्मारक भी रहा। लेकिन इस जोरावर सिंह के साथ इसके पुत्र थे जिसका नाम था प्रताप सिंह बारठ। इसकी भी क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी किसमें, लैंड होल्डिंग वाले बम कांड में। अब इसको जोरावर सिंह बारठ पर तो एक प्रश्न है कि इस पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। इस पर क्या कर रखा था, इनाम घोषित कर रखा था। लेकिन मजबूरी की बात यह है, इसको कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, कभी बंदी नहीं बना पाए। तो उसका नाम है जोरावर सिंह बारठ जो है उसको बंदी नहीं बना पाए। लेकिन प्रताप सिंह बारठ को बंदी बना दिया गया, और प्रताप सिंह बारठ को बंदी बना के कौन सी जेल में रखा गया था, मेरठ जेल में रखा गया। वहाँ पर इसको यातनाएं दी गई, भरपूर इसको कष्ट दिए गए। मेरठ से इसे ट्रांसफर कर दिया गया था कहाँ पर, बरेली, जो आज, अब ये मेरठ तो 1857 की क्रांति का केंद्र है, और बरेली आज एक रेजिमेंट का प्रमुख केंद्र है। तो वहां पर इसको यातनाएं दी। इनको यातना देते हुए प्रताप सिंह बारठ को कहा कि आपकी माता रो रही है, आप हमें उस क्रांतिकारी गतिविधि में कौन कौन लिप्त थे, आप हमें उनके नाम बता दो, हम आपको छोड़ देंगे, यानी लालच दी। लेकिन प्रताप सिंह बारठ का एक ही कहना था, अगर मेरी माता रोती तो रोने दो। अगर मैं मेरी एक स्वयं को जन्म देने वाली माँ को खुश करने के लिए अगर भारत माता को रुलाता हूँ, अनेक माता के वीरों को, वीर माताओं के जो वीर पुत्र हैं उनकी माताओं को रुलाता हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता। तो उसने कहा मेरी माता रोती है तो रोने दो। अब बरेली में उनके साथ अमानस्विक व्यवहार हुआ, जहाँ पर प्रताप सिंह बारठ की क्या हो गई थी, मौत हो गई। कई बार कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि उसमें आपको सुमेलित करवाएगा। जैसे प्रताप सिंह बारठ का संबंध बरेली या मेरठ जेल से है, जैसे आपको जोरावर सिंह बारठ है कभी बंदी नहीं हुई, और केसरी सिंह बारठ है उसका संबंध है वो हजारीबाग जेल से है। जो हजारीबाग जेल कहाँ पर आती है, बिहार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे वेलूर जेल आती है तो वेलूर जेल में अर्जुनलाल सेठी को रखा। ये प्रश्न विद्यार्थियों या साथियों, मित्रों, दोस्तों आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो सुमेलित करवाएगा तो उसमें सुमेलित करवाने का तरीका यही होगा कि उसमें 4 जेलों के नाम लिख देगा और किस जेल में किस क्रांतिकारी को बंदी बना के रखा गया, ये बात आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में आपके अगले क्रांतिकारी हैं, तो देखिएगा ये सभी चीज़ें आपके जीवन में अति उपयोगी हैं। जितने भी जुड़े हुए बंधु लोग हैं सभी सम्मानित गण हैं, और सम्मानने योग्य जितने भी छात्र हैं, साथी हैं, तो वो देखिए एक बात। तो एक बात आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, केसरी सिंह बारठ। अब आपका अगला जो है केसरी सिंह बारठ, ये चौथे क्रांतिकारी के रूप में आते हैं। केसरी सिंह बारठ का जन्म शाहपुरा या देवीपुरा जो क्षेत्र है, देवपुरा शाहपुरा क्षेत्र में हुआ था। तो इसका जन्म देवीपुरा देवीपुरा शाहपुरा जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, मेवाड़ का हिस्सा है, वहाँ शाहपुरा में इसका जन्म हुआ। लेकिन इनकी कर्म भूमि जो रही है या कर्म स्थली जो इनकी रही है, वो कर्म स्थली कौन सी रही है, कर्म स्थली इनकी कोटा रही है। कोटा इनकी कर्म स्थली रही है, और देवीपुरा शाहपुरा में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 21 नवंबर 1872 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कितने नवंबर को, 21 नवंबर 1872 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। केसरी सिंह बारठ के पिता का नाम करशन सिंह बारठ था। क्या नाम था, करशन सिंह बारठ था।
ये इनके पिता का नाम था। जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ दोनों सगे भाई थे। करसन सिंह बारठ इनके पिता का नाम था। और करसन सिंह बारठ ने एक पुस्तकालय बना रखा था और उस पुस्तकालय का नाम है करसन वाणी विलास। ये पुस्तकालय उसने बना रखा था। यानी ये जो करसन वाणी पुस्तकालय जो आपने बना रखा है, ये करसन वाणी विलास पुस्तकालय, ये पुस्तकालय उसके पिता ने बनवाया था। किसने? पिता ने। और पिता का नाम क्या था? करसन सिंह बारठ था। उन्होंने इसको क्या किया था? पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। दूसरी बात यहाँ पर कही जाती है, ये मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। देखो मेजिनी कौन थे? ये मेजिनी, ये तीन व्यक्ति है, मेजिनी, केऊर और गेरिबाल्डी। ये तीनों व्यक्तियों का संबंध कहाँ से था? ये तीनों व्यक्तियों का संबंध किससे था? ये तीनों संबंधियों का जो संबंध था वो इटली से था। इटली के एकीकरण से इनका संबंध था। तो ये अपना गुरु किसको मानते थे? मेजिनी को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने मेजिनी की पुस्तकें मंगवाकर पढ़ी थी और ये पुस्तकें इन्होंने लंदन विनायक दामोदर सावरकर जो है उससे भी संपर्क किया, लोकमान्य तिलक से भी। यानी इनका संपर्क वास्तव में सुदृढ़ क्रांतिकारियों से इनका क्या था? संबंध था। इन्होंने 1910 में वीर भारत माता सभा का गठन किया था विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा, वीर भारत माता, एक तो आपका ये संगठन है और एक है वीर भारत सभा। ये दो अलग अलग है भाई, दोनों ध्यान से देखेंगे आप इसको। एक है वीर भारत माता, इसकी स्थापना तो की गई है किसके द्वारा? गोपाल दास खैरवा के द्वारा की गई थी 1910 ईस्वी के अंतर्गत। और ये स्थापना गोपाल दास खैरवा विजय सिंह पथिक आता है। और एक वीर भारत सभा जो है उसकी स्थापना केसरी सिंह बारठ और उसके सहयोगी कौन रहे? विजय सिंह पथिक रहे। दोनों के सहयोगी वही रहे। तो इन्होंने इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। केसरी सिंह बारठ का जैसे अर्जुनलाल जी सेठी का योगदान था निमेज हत्याकांड में, उस तरीके से जोधपुर के एक धनी साधु थे प्यारेलाल, उनकी हत्या में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊं, प्यारेलाल जी के बारे में, जो एक साधु थे, महंत थे, सिद्ध पुरुष थे। तो 1912 में ये घटना हुई थी। तो ये 1912 और किसकी हत्या की थी? प्यारेलाल साधु थे। और प्यारेलाल साधु कहाँ के थे? जोधपुर के साधु। ये प्यारेलाल साधु थे, उसकी हत्या 20 जून 1912 को हुई। कब हुई? 20 जून 1912 को की गई। इनकी हत्या में हीरालाल लाहड़ी, हीरालाल जौहरी, रामकरण, केसरी सिंह बारठ आदि लोग इसके अंतर्गत जुड़े हुए थे। तो कौन थे? हीरालाल जौहरी इसमें शामिल थे, हीरालाल लाहिड़ी इसमें शामिल थे, इसके बाद में इंदुलाल इसमें शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर जो शामिल है रामकरण सिंह शामिल है, रामकरण सिंह इसके अंतर्गत शामिल है। ये सारे व्यक्ति इसके अंतर्गत हैं और इनके कारण इन्हें क्या हुई थी? कारावास की सजा हुई थी। और कारावास में केसरी सिंह बारठ को कहाँ रखा गया था? हजारीबाग। लेकिन केसरी सिंह बारठ जो थे एक कवि थे, एक महान कवि भी इनको कहा जा सकता है। ये कवि थे, इन्होंने 1903 ईस्वी के अंतर्गत, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 1903 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा, और मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था? फतेह सिंह। क्या नाम था मेवाड़ के महाराणा का? फतेह सिंह नाम था। और मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह थे, उस मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग लिया था। तो इसने 13 सोरठे लिख के भेजे थे। क्या भेजे थे? 13 सोरठे। और 13 सोरठों को क्या कहते हैं? चेतावनी राव चंगुट्टा कहते हैं। ये 13 सोरठे उसने लेके भेजे थे, ट्रेन में उसको मिले, बीच रास्ते में वो अपनी यात्रा छोड़कर आ गई थी। उसके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखी थी, प्रताप चरित्र नाम की पुस्तक लिखी, दुर्गादास चरित्र नाम की पुस्तक इसने अपने जीवन काल के अंतर्गत लिखी, रूठी रानी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा यानी कुसुमांजलि काव्य लिखा गया। कुसुमांजलि जो काव्य है ये एक लघु काव्य है, तो लघु काव्य इसने लिखा। तो कई पुस्तकों की रचना केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, लघु काव्य, कुसुमांजलि, ये आदि पुस्तकें इसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्रांतिकारियों में जैसे दामोदर दास राठी है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में धन दिया था। और यही कारण है
उस धन देने के कारण उस दामोदर दास राठी को स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह के नाम से उसका नाम जो है वो उल्लेखित किया जाता है, या उसका नाम जो है वो उनके साथ जोड़ा जाता है। तो आज के टॉपिक में इतने ही क्रांतिकारी, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के अंतर्गत। यूं ही आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपकी लोगों की शुद्ध भावनाएं मेरे साथ जुड़ी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका अतुल्य प्रेम जो आपके और मेरे किसी जन्म की वास्तविकता को दर्शाते हैं, आप इसे यूं ही बनाए रखना। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अगली क्लास में एक बार फिर मिलते हैं कल के लिए और नई पीरियड में।